Rahim. I'm Dr. Muazzam Manzoor, founder of topgrade.pk and your biology teacher. Now we are going to start off our discussion with the transport of water and minerals in plants. ओवरऑल इस सब सेक्शन में हम दो एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे. सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का एक ओवरव्यू देखेंगे एंड सेकेंडली we'll talk about transport of water and minerals in plants in detail. First of all, I would like to ask you questions from you. A option है हमारे पास absorption, B option is ascent of sap, C option is transpiration and D option is translocation. First statement है जी हमारे पास transport of food in plants is termed as. And the best response to this question is delta, that is translocation. Another statement, transport of water and minerals from soil to roots is. So soil to roots, basically transport of water and minerals from soil to roots, this would come under the heading of absorption. Best response to this question is alpha. Another statement, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अपवर्ड्स पार्ट्स ऑफ प्लांट इज. अब रूट से अपवर्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक जो वाटर एंड मिनरल्स का जाना है, दिस इज टर्म्ड एज द एसेंट ऑफ सैप. नेक्स्ट स्टेटमेंट है इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इज. तो जो प्लांट की सरफेस से इवेपोरेटिव लॉस होता है वाटर का, उसको हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसपिरेशन का नाम देते हैं. अभी हम एक फ्लो शीट कंस्ट्रक्ट करते हैं. उस फ्लो शीट में सारी इंफॉर्मेशन गिवन है जिसकी मदद से आप इन क्वेश्चंस को क्लियरली और वेरी इजीली आंसर कर सकते हैं. सो इफ़ यू लुक एट द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जब हम प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो बेसिकली हम दो मेजर कंपोनेंट्स के एस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं. नंबर वन, द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड नंबर टू, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. अब जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है, इसमें एक तो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू रूट्स. तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज एब्जॉर्प्शन. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू रूट्स, दिस इज एब्जॉर्प्शन. सेकेंड नंबर पे रूट से अपवर्ड्स, रूट से अपवर्ड पार्ट्स हैं जो प्लांट्स के, उनमें वाटर एंड मिनरल्स की जो ट्रांसपोर्ट है, इट वुड कम अंडर द हेडिंग ऑफ द एसेंट ऑफ सैप. सो रूट से अपवर्ड पार्ट्स तक जाना वाटर और मिनरल्स का, ये एसेंट ऑफ सैप कहलाएगा. और उसके बाद फिर प्लांट की सरफेस से वाटर का और मिनरल्स का एनवायरनमेंट में जाना, स्पेसिफिकली वाटर का ऑफ कोर्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज ट्रांसपिरेशन, राइट. और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास है जी फूड की ट्रांसपोर्ट. तो जो सिंपली फूड की ट्रांसपोर्ट है प्लांट्स में, उसको हम ट्रांसलोकेशन का नाम देते हैं. तो इस फ्लो शीट में बेसिकली चार जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको मैंने क्लियर किया है. सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू रूट्स एब्जॉर्प्शन, फ्रॉम रूट्स टू अपवर्ड्स एसेंट ऑफ सैप एंड फ्रॉम प्लांट सरफेस टू एनवायरनमेंट ट्रांसपिरेशन. जबकि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है, दिस इज टर्म्ड एज ट्रांसलोकेशन. तो एग्जाम का जो क्वेश्चन फॉर्मेट है यहाँ से वही है जैसे अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चंस पूछे थे. एग्जाम इन टर्म्स क्वेश्चन आपको एज ऑप्शंस आपको दे देगा और फिर डिस्क्रिप्शन दे के पूछेगा कि ये किस टर्म की बात हो रही है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस फ्लो शीट यू वुड बी एबल टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वेरी इजीली. नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन विद ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. अब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स को इन डिटेल डिस्कस करते हैं. ये बिग पिक्चर है ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स. इसमें अगर आप देखें, एक तो हमारे पास वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम सॉइल टू रूट्स, ये क्या है? एब्जॉर्प्शन. देन फ्रॉम रूट्स टू अपवर्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, दिस इज एसेंट ऑफ सैप. और उसके बाद फिर प्लांट सरफेस एनवायरनमेंट में जाना, दिस इज ट्रांसपिरेशन. तो जो वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट है, इसमें 3 एरियाज ऑफ डिस्कशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल absorption, secondly
ascent of sap, and thirdly transpiration. हम तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन विद एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूँगा. Conventionally, we have got options. A option is diffusion, B option is active transport, C option is osmosis, and D option is diffusion and active transport. Statement है हमारे पास, uptake of minerals by plant roots takes place via. अब जो plant roots हैं ये minerals को किस तरह से take up करते हैं, किन किन mechanism से take up करते हैं. The best response to this question is diffusion and active transport. इस क्वेश्चन की रीजनिंग को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. अनदर स्टेटमेंट, अपटेक ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स टेक्स प्लेस वाया. अब प्लांट रूट से जो अपटेक ऑफ वाटर हो रही है वो कैसे होनी है, बेसिकली दैट विल टेक प्लेस वाया द ऑस्मोसिस. चार्ली वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एब्जॉर्प्शन, जिसको हम लेटरल ट्रांसपोर्ट भी कह देते हैं. सो एब्जॉर्प्शन वंस अगेन क्या है, transport of water and minerals from soil to roots, and it mainly takes place at root hair. ये mainly जो absorption हो रही है water और minerals की ये root hair पे हो रही है. और root hair क्या है, basically these are extension of epidermal cells. जो root की outer layer है epidermis, उसकी extensions के तौर पे वहाँ पर root hair present है. Basically absorption में अपटेक दो मेजर कंपोनेंट्स की हो रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द अपटेक ऑफ मिनरल्स एंड सेकेंडली देयर इज द अपटेक ऑफ वाटर. अब जो मिनरल्स की अपटेक होती है ये कैसे हो रही है, वाया द डिफ्यूजन एंड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. डिफ्यूजन में ऑफ कोर्स एटीपी इन्वॉल्व नहीं होगी, जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसके लिए एटीपी यूज होगी. अब जो डिफ्यूजन है इन टर्न ये दो तरह की हो सकती है. वन वी हैव गॉट द सिंपल डिफ्यूजन एंड सेकेंडली वी हैव गॉट द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. सो हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी मिनरल्स और वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है, खासतौर पे अगर हम मिनरल्स की बात करें कि मिनरल्स की जो एब्जॉर्प्शन है इन प्लांट्स ये सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए हो रही होगी. उसके बाद अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है ये होनी है वाया ऑस्मोसिस. और ऑस्मोसिस खुद से भी बाय द वे ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ही का एक केस है टेक्निकली. इसमें बेसिकली मेम्ब्रेन के अंदर एक्वापोरेंस होते हैं जिसके थ्रू वाटर जो है वो मूव कर रहा होता है. बायोलॉजिकल सिस्टम्स में मोस्टली जब मेम्ब्रेन्स को वाटर क्रॉस करता है तो वो ऑस्मोसिस के जरिए ही क्रॉस कर रहा होता है. सो कंक्लूसिवली हम ये कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन में जो मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व हैं, राइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर, यानी कि सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स के रूट में एब्जॉर्ब होने में जो मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से हैं. वी हैव गॉट द सिंपल डिफ्यूजन, द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द ऑस्मोसिस. सो ये मेजर मैकेनिज्म्स हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व हैं. Here I have got a question for you. The statement is, in plants, apoplast pathway is of greatest importance for. A option is water transport, B option is solutes transport, C option is transport of large molecules, and D option is water and solutes transport. अब plants में apoplast की जो importance है वो किसके लिए सबसे ज़्यादा है? And the best response to this question is delta. वाटर एंड द solutes ट्रांसपोर्ट. अब हम इसके डिफरेंट पाथवेज को डिस्कस करते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द एब्जॉर्प्शन. सो अब हम वाटर एंड मिनरल्स ये दोनों कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं इनके पाथवेज को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे. इसमें जो पहला पाथवे है वो है सेल वॉल टू सेल वॉल एब्जॉर्प्शन का, राइट. सेल वॉल से सेल वॉल की तरफ, सेल वॉल एक सेल की सेल वॉल से दूसरी सेल की सेल वॉल में जो वाटर एंड मिनरल्स की मूवमेंट है बेसिकली इसको बोलते हैं दिस इज द एपोप्लास्ट पाथवे. तो ये सेल वॉल टू सेल वॉल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है. और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो मैकेनिज्म है दैट इज प्रोटोप्लास्ट टू प्रोटोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, राइट. ये होती है वाया द प्लाज्मोडेस्माटा जो कि प्रोटोप्लास्ट के दरमियान कनेक्शन होते हैं. नाउ व्हाट इज द प्रोटोप्लास्ट? प्रोटोप्लास्ट एक फैंसी टर्मिनोलॉजी है जो कि हम प्लांट सेल्स के प्रोटोप्लाज्म के लिए यूज करते हैं. या इसको मैं थोड़ा सा और बेटर वे में आपको समझा देता हूँ. तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, जितने भी सेल वॉल्ड
जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा। आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद सेल्स होते हैं। अगर किसी भी सेल वॉल्ड सेल की सेल वॉल को रिमूव कर दें तो बाकी जो बचेगा दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटोप्लास्ट, राइट। उसको हम प्रोटोप्लास्ट कह देते हैं। तो बहरहाल प्लांट्स के अंदर प्रोटोप्लास्ट टू प्रोटोप्लास्ट भी ट्रांसपोर्ट होती है ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स, और इस पाथवे को हम बोलेंगे दिस इज द सिम्प्लास्ट पाथवे। उसके बाद फिर थर्ड नंबर पे इवन वैक्यूल टू वैक्यूल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स भी कैरी आउट की जा रही होती है। इसको वैक्यूलर पाथवे बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एपोप्लास्ट पाथवे के हवाले से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा। एपोप्लास्ट पाथवे बिकम्स डिसकंटिन्यूअस एट कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। अगर हम रूट के स्ट्रक्चर को देखें तो उसके अंदर हमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मिलती हैं। तो वहाँ पे ये जो एपोप्लास्ट पाथवे है, सेल वॉल टू सेल वॉल वाला पाथवे जो है, ये दरमियान में डिस्कनेक्ट हो जाता है, which controls movement into the vascular cylinder of root, right? So उसके बाद फिर क्या होगा, there is water cannot move between cells। तो जहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होंगी बेसिकली वहाँ पे वाटर अब बिटवीन सेल्स मूव नहीं कर सकेगा। अभी आपको मैं डायग्राम में भी समझाता हूँ। बिटवीन सेल्स मूव नहीं करेगा तो फिर ये सेल के फिर इट विल मूव थ्रू द सेल्स बाय ऑस्मोसिस। फिर वाटर जो है वो सेल्स के अंदर जाएगा और ऑस्मोसिस के जरिए फिर मूव करेगा। ऑलराइट, तो सादा सी बात ये है कि सेल वॉल टू सेल वॉल जब वाटर ट्रेवल कर रहा होता है, कुछ पॉइंट्स पे जाके कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पे जाके वाटर आगे फर्दर ट्रेवल नहीं कर पाता। तो वहां से वाटर जो है वो पिवट लेता है, वाटर एंड मिनरल्स, एंड दे मूव इनटू द प्रोटोप्लाज्म, राइट। और वहां से फिर ऑस्मोसिस के जरिए फर्दर वाटर ट्रेवल करता है। इसको हम आगे चल के डायग्राम में भी डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है। ये बेसिकली जस्ट इमेजिन हमारे पास ये एक रूट का क्रॉस सेक्शन है। इसका ये वाला जो सेगमेंट है इसको मैंने एनलार्ज करके आपको यहाँ पे दिखाया होगा। इसमें जो सीन है इसके सेंटर में यहाँ पे जाइलम प्रेजेंट है। आउटर टू जाइलम वी हैव गॉट दिस फ्लोएम। आउटर टू द फ्लोएम of course we have got the Casparian strips, and outer to that Casparian strips, and outer to that we have got the endodermis, and outer to that we have got this cortex, and outer to that we have got this epidermis, और epidermis के extensions के तौर पे we have got these root hair, right। तो इसमें once again आपको ओरिएंट करता चलूँ कि हमारे पास जाइलम है। outer to जाइलम we have got this phloem, outer to phloem we have got these Casparian strips,
Outer to that we have got this endodermis. Outer to that we have got this cortex. Outer to that we have got this epidermis. अब सवाल ये पैदा होता है कि किस किस तरीके से जो वाटर एंड मिनरल्स हैं ये ट्रेवल करते हैं। इसमें सबसे पहला जो पाथवे है दैट इज द एपोप्लास्ट पाथवे। सीन है जो वाटर अब्जॉर्ब होगा वाया द रूट हेयर इनटू द एपिडर्मल सेल्स, तो ये सेल वॉल्स के लॉन्ग ट्रेवल करता हुआ, सेल वॉल्स के लॉन्ग ट्रेवल करता हुआ जो है ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स तक चला जाएगा। ये वाला जो पाथवे है दिस इज कॉल्ड एज द एपोप्लास्ट पाथवे। अब इसके बाद फिर जो दूसरा पाथवे है वो ये है, अच्छा यहाँ पे इसके बारे में एक और बात बताता चलूँ कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पे जाके ये पाथवे ब्रेक हो जाएगा। वहाँ से फिर जो सेकंड पाथवे जिसकी मैं बात करने लगा हूँ सिम्प्लास्ट पाथवे, वहाँ से बेसिकली ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा। अब सेल वॉल से निकल के ये प्लांट सेल के प्रोटोप्लाज्म में चला जाएगा ये वाला वाटर एंड मिनरल्स, और वहाँ से उसके लॉन्ग फिर प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए इन्होंने ट्रेवल करना है वाटर एंड मिनरल्स है। अब दूसरा मैकेनिज्म क्या है कि दूसरा मैकेनिज्म बेसिकली ये है कि जो वाटर एंड मिनरल्स हैं दे ट्रेवल बिटवीन द सेल्स, देखिए सेल्स के अंदर से होते हुए उन्हें ट्रेवल करना और अल्टीमेटली विल मेक इट्स वे टू द जाइलम, राइट। तो ये जो पाथवे है सेल टू सेल वाया प्लाज्मोडेस्माटा, इसको बोलते हैं दिस इज द सिम्प्लास्ट पाथवे। इसके अलावा जो थर्ड पाथवे है जो कोर्स प्लांट्स के अंदर लार्ज वैक्यूल होता है, प्लांट्स के सेल्स के अंदर खासतौर पर मैच्योर सेल्स में वेरी लार्ज वैक्यूल होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस भी एक्सेंट्रिक होता है, एक तरफ हटा हुआ होता है। तो वैक्यूल टू वैक्यूल जो ट्रांसमिशन होती है या ट्रांसपोर्ट होती है वाटर एंड मिनरल्स की, उसको वैक्यूलर पाथवे बोलते हैं। बहरहाल वंस अगेन आप गौर करें कि सेल वॉल टू सेल वॉल जो ट्रांसपोर्ट है दैट इज एपोप्लास्ट पाथवे, प्रोटोप्लास्ट टू प्रोटोप्लास्ट वाया प्लाज्मोडेस्माटा दैट इज सिम्प्लास्ट पाथवे, और उसके बाद फिर वैक्यूल टू वैक्यूल जो दैट इज द वैक्यूलर पाथवे। अब यहाँ पे ओवरऑल देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम आपको टर्मिनोलॉजी दे देगा लाइक ए ऑप्शन इज एपोप्लास्ट पाथवे, बी ऑप्शन इज सिम्प्लास्ट पाथवे, सी ऑप्शन इज वैक्यूलर पाथवे एंड सो ऑन। एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्लाज्मोडेस्माटा आर इन्वॉल्व्ड इन व्हिच पाथवे, and the best response to this question would be simplast pathway. Cell wall to cell wall transport of water and minerals takes place via which pathway? Best response would be apoplast pathway. Casparian strips actually halt which pathway? Answer to this question would be again apoplast pathway and so on. I hope that now you have grabbed good understanding जिसको यूज करके आप क्वेश्चंस को इजीली एग्जाम में आंसर कर पाएंगे। ये और भी एक बेहतर कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ है जो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी ऑफ द एपोप्लास्ट एंड द सिम्प्लास्ट पाथवे। इसमें लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस फोटोग्राफ। इसमें देखिए कि हमारे पास ये है जी जाइलम और यहाँ पे हमारे पास है जी पेरिसाइकिल। Here you got the endodermis, here you got the cortex, and here you got the epidermis. तो अब इसमें आप देखें कि ये यहाँ पे ये आपको सेल वॉल नजर आ रही है, लाइक दिस इज सेल वॉल ऑफ दिस सेल, ये रिलेटिवली थोड़ी सी जो डार्कर कलर में है। तो अब देखें कि जो वाटर है वाटर कैसे कैसे ट्रेवल कर रहा है। एक वाटर की देखें ट्रेवलिंग हो रही है हम सेल वॉल टू सेल वॉल। अब जरा इस यहाँ पे फोकस करें, सेल वॉल से सेल वॉल के लॉन्ग वाटर ट्रू एंड ट्रू सेल वॉल के लॉन्ग ही ट्रेवल कर रहा है, राइट। और कैस्पेरियन स्ट्रिप पे जाके ये वाटर सेल वॉल के अंदर फर्दर ट्रेवल नहीं कर पाएगा, तो वहाँ से ये इस एंडोडर्मिस के से प्रोटोप्लास्ट के अंदर देखिए एंटर हो गया हुआ इसके सेल के प्रोटोप्लास्ट में। तो ये जो पाथवे है सेल वॉल टू सेल वॉल पाथवे, इसको हम बोलते हैं दिस इज द एपोप्लास्ट पाथवे। उसके बाद भी देखें कि ये जो वाटर है लाइक ब्लू एरो से जिसको डिपिक्ट किया गया है, ये सेल्स के दरमियान जो कनेक्शंस हैं विच आर लेबल्ड एज द प्लाज्मोडेस्माटा, उसके लॉन्ग ही ट्रेवल कर रहे हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा के लॉन्ग ट्रेवल करते हुए ये जो वाटर है ऑल द वे इट हैज मेड इट्स वे टू जाइलम। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इवन जो सेल वॉल वाला जैसे जो एपोप्लास्ट पाथवे वाला जो वाटर था उसने भी इसी पाथवे को ज्वाइन कर लिया है एट द लेवल ऑफ द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ने जहाँ पे इसको ब्लॉक किया वहाँ पे उसने भी इस पाथवे को ज्वाइन कर लिया, राइट। तो दिस इज द सिम्प्लास्ट पाथवे। सो इस कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ में बेसिकली जो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवेज हैं इसकी वाटर एंड मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन के उनको काफ़ी अच्छे से क्लियर किया गया है। सो अभी तक हमने एब्जॉर्प्शन को डिस्कस किया है जो कि क्या थी, सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन इनटू द प्लांट। जब स्पेसिफिकली जाइलम के अंदर अगर वाटर एंड मिनरल्स आ गए हैं हम बोलते हैं ये क्या है, ये एब्जॉर्प्शन है।
अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्लांट के रूट से जो अपर पार्ट्स हैं प्लांट के, जो अपर पार्ट्स हैं, अब उनकी तरफ किस तरीके से वाटर एंड मिनरल्स ट्रेवल करते हैं, जिसको हम बोलेंगे एसेंट ऑफ सैप. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट एब्जॉर्प्शन इन डिटेल एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन विद द एसेंट ऑफ सैप. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा इससे पहले कि हम एसेंट ऑफ सैप को इन डिटेल डिस्कस करें कि वाटर इज वेदर पुश्ड और पुल्ड. आपके ख्याल में क्या नीचे से पानी को धक्का लगा के ऊपर पहुँचाया जाता है, अपर जो एरियल पार्ट्स हैं प्लांट के या जो हाई अप पार्ट्स हैं उसके, या ऊपर से वाटर को किसी फोर्स की मदद से पुल किया जाता है? तो पानी को क्या नीचे से पुश किया जाता है या ऊपर से पुल किया जाता है? सो प्लीज थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन. राइट, अभी मैं इस क्वेश्चन का इन डिटेल आपको आंसर दूंगा. आई जस्ट वांटेड टू क्रिएट दिस क्वेरी इन योर माइंड. तो अब हम इसको आगे इन डिटेल डिस्कस करते हैं कि बेसिकली हम मैकेनिस्टिकली देखेंगे कि वाटर जो है वो पुश किया जा रहा है या पुल किया जा रहा है. अब हम एसेंट ऑफ सैप के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे. एसेंट ऑफ सैप को हम बल्क फ्लो भी कहते हैं. बेसिकली वाटर और मिनरल का रूट से अपवर्ड पार्ट ऑफ प्लांट्स की तरफ ट्रेवल करना, दिस इज कॉल्ड एज द एसेंट ऑफ सैप और द बल्क फ्लो. बल्क फ्लो एक अल्टरनेट टर्मिनोलॉजी है यूज फॉर द एसेंट ऑफ सैप. अब बेसिकली एसेंट ऑफ सैप में थ्री मेजर मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व हैं. वन इज रूट प्रेशर, सेकेंड वन इज ट्रांसपिरेशन पुल एंड थर्ड वन इज इम्बिबेशन. ऑलराइट, अब हम इन तीनों को वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द रूट प्रेशर. अब देखें कि होता क्या है, जो रूट के सेल्स हैं दे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट द मिनरल्स इनटू जाइलम. राइट, और वहां से ऑनवर्ड्स फिर क्या होगा, मिनरल्स जो है वो एक्यूमुलेट होंगे इन द जाइलम सैप. जब जाइलम सैप में मिनरल्स एक्यूमुलेट होंगे तो वहां पे वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. सीन है यहाँ पे एक बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट रूल है, उसको आप याद रखिएगा. वाटर ऑलवेज फॉलोज द सॉल्यूट्स. हमेशा बायोलॉजिकल सिस्टम्स में पानी सॉल्यूट्स को फॉलो करता है. राइट, इसीलिए हम कहते हैं कि वाटर की जो मूवमेंट है बायोलॉजिकल सिस्टम में, बेसिकली स्पेशली मेम्ब्रेन्स के क्रॉस, वो ऑस्मोसिस के जरिए हो रही होती है. अगर एक कोई ऑर्गेनिज्म है वो चाहता है कि वो वाटर को अब्जॉर्ब करना चाहता है, वाटर लाइक तो एनवायरनमेंट से अब्जॉर्ब करना चाहता है, it would take salts, it would absorb salts, वाटर खुद ही साथ अब्जॉर्ब हो जाएगा. राइट, और इस तरह से अगर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि वाटर से छुटकारा हासिल करना चाहता है, इट शुड लूज सॉल्ट्स, तो वाटर ऑटोमेटिकली इसके साथ जो वो लूज हो जाएगा. तो यहाँ पे भी देखें बेसिक आइडिया सेम है कि ओवरऑल मिनरल्स को अब्जॉर्ब कर लिया गया है इनटू द जाइलम. राइट, और अब जाइलम में जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो है हाई, टोनिसिटी है हाई, एंड ये ओवरऑल जितनी ज़्यादा सॉल्ट की कंसंट्रेशन होगी ऑटोमेटिकली वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है दिस इज इनवर्सली रिलेटेड विद द सॉल्ट कंसंट्रेशन. यू कैन से दैट लोअर द वाटर पोटेंशियल हायर विल बी द सॉल्ट कंसंट्रेशन. या आप ये भी कह सकते हैं कि हायर द सॉल्ट कंसंट्रेशन लोअर विल बी द वाटर पोटेंशियल एंड वाइस वर्सा. ये एक ज़्यादा बेहतर स्टेटमेंट है कि higher the solute concentration, lesser will be the water potential or water concentration and vice versa. तो देखें कि जब जाइलम में बहुत सारे मिनरल्स आ गए, वहाँ पे सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, वहाँ पे टोनिसिटी इंक्रीज हो गई, वहाँ पे जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है या सॉल्यूट पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से वहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा. तो अब क्या होगा, इसकी वजह से जो वाटर है ये फिर जाइलम में सॉल्ट के पीछे पीछे फ्लो करेगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होगा, और वो जो पॉजिटिव प्रेशर है वो फ्लूइड को पुश करेगा अप द जाइलम. लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू विद द हेल्प ऑफ दिस कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ. ये आपको देखिए जाइलम नजर आ रही है. राइट, दिस इज द जाइलम, और इसमें आप देखें कि ओवरऑल वाटर जो अब्जॉर्ब हुआ है, लाइक सबसे पहले तो ओवरऑल ऑफ कोर्स जो मिनरल्स हैं वो अब्जॉर्ब होंगे इनटू द जाइलम. राइट, जब मिनरल्स जाइलम में अब्जॉर्ब होंगे, यहाँ पे जब सॉल्ट की कंसंट्रेशन जब वो इंक्रीज होगी, ऑटोमेटिकली जाइलम के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन रिड्यूस होगी, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है.
जब वाटर पोटेंशियल यहाँ पे रिड्यूस होगा तो उसकी वजह से वाटर जो है वो फ्लो करेगा सेकेंडरी टू द मिनरल इनटू द जाइलम, और इस वजह से वाटर के फ्लो की वजह से फिर एक पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होगा, और उस पॉजिटिव प्रेशर की वजह से जो फ्लूइड और मिनरल्स हैं ये अपवर्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट की तरफ मूव करेंगे। तो दिस इज द रूट प्रेशर बेसिकली। अब गटेशन एक फिनोमेना है, राइट, ओवरऑल गटेशन एक फिनोमेना है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा प्रोसेस है, राइट। सो रूट प्रेशर बेसिकली, रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गटेशन। सो गटेशन क्या है, या ये गटेशन है या एक्सुडेशन है, बेसिकली ये लॉस ऑफ वाटर है थ्रू स्पेशल ओपनिंग्स इन द लीव्स जिनको बोलते हैं हाइडाथोड्स। तो बेसिकली जो हाइडाथोड्स होते हैं लीव्स में उनके थ्रू कई दफ़ा वाटर का लॉस होता है, वाटर एक्सुडेशन उसकी हो रही होती है, एंड उसके लिए जो फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल दैट इज द रूट प्रेशर। तो एग्जाम के लिए पॉइंट जो याद रखने वाला है वो ये है कि द फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर गटेशन इज, अब एग्जाम आपको दे सकता है ये रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन, पोलर, सो ऑन व्हाटसोएवर, बेस्ट रिस्पॉन्स इसका क्या होगा, ये एम्बिबेशन, बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, द रूट प्रेशर। अच्छा, यहाँ पे अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू पॉन्डर है, और वो पॉइंट ये है कि एक्सपेरिमेंट्स ने ये चीज़ शो की है कि जो रूट प्रेशर है ये जस्ट एक चंद मीटर तक वाटर को और मिनरल्स को पुश कर सकता है इन द प्लांट। अब बहुत सारे प्लांट्स तो वैसे ही ऐसे हैं जो रूट प्रेशर जनरेट नहीं करते, और जो प्लांट्स रूट प्रेशर जनरेट करते भी हैं, अगर उनकी हाइट ही बहुत ज़्यादा है, लाइक मे बी 100 मीटर या इससे भी ज़्यादा है, तो उनमें तो रूट प्रेशर इनसफिशिएंट है कि वो बॉटम से टॉप तक वाटर को लेके जा सके, जिसका मतलब ये है कि उसके टॉप पार्ट्स को उनकी विल्टिंग हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट प्रेशर के अलावा कोई और भी फोर्स है जो कि एग्जिस्ट करती है, जो कि वाटर और मिनरल्स को बॉटम पार्ट ऑफ प्लांट से टॉप पार्ट ऑफ प्लांट्स की तरफ लेके जाती है, और वो जो फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द ट्रांसपिरेशन पुल। तो ये स्टेटमेंट पढ़ भी लेते हैं। एक्सपेरिमेंट्स शो दैट रूट प्रेशर कैन पुश सैप अप द जाइलम अ फ्यू मीटर्स ओनली, मेनी प्लांट्स डोंट जनरेट रूट प्रेशर एट ऑल, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया। एंड देन हाउ डज द वाटर इट रीच 100 मीटर और मोर टॉल ट्रीज, तो किस तरह से वाटर या वो 100 मीटर या इससे भी ज़्यादा लंबे दरख्तों के टॉप तक पहुंचता है। तो मैंने आपको आंसर क्या दिया है, वाया द ट्रांसपिरेशन पुल। तो ये सेकेंड मेजर मैकेनिज्म है ऑफ द एसेंट ऑफ सैप। अब ट्रांसपिरेशन क्या है, बेसिकली ट्रांसपिरेशन इज द इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, स्पेशली द लीव्स। ये प्लांट के एरियल पार्ट से, खास तौर पे लीव्स की सरफेस से ये इवेपोरेटिव लॉस है वाटर का। जब लीफ की सरफेस से वाटर का लॉस होगा, वाटर इवेपोरेट होगा, उसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा, सक्शन जनरेट होगी। उसकी वजह से क्या होगा, जो जाइलम का सैप है इट वुड फ्लो अपवर्ड्स टू द वेन्स ऑफ लीव्स, फिर ये फ्लो करेगा उस नेगेटिव प्रेशर को ऑफ कोर्स काउंटरैक्ट करने के लिए, ये वेन्स ऑफ लीव्स में फ्लो करेगा। लेकिन अब इसके लीव में फ्लो करने की वजह से टॉप से लेके राइट टू बॉटम ऑफ द प्लांट पूरे का पूरा कॉलम जो वाटर का मूव कर जाता है। ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि पूरे का पूरा कॉलम मूव कैसे कर जाता है। चले मूव तो कर गया, वेन्स में जैसे ही इवेपोरेशन हुई, नेगेटिव प्रेशर जनरेट हुआ, जाइलम से वाटर चला गया वेन्स में, और उस वाटर ना सिर्फ लिमिटेड सा वाटर गया जो कि कॉलम ब्रेक नहीं होना, टॉप टू बॉटम पूरे का पूरा कॉलम ही मूव करके लाइक वो आगे लीव की वेन तक वाटर और मिनरल्स पहुंच गए। तो अब क्वेश्चन ये है कि पूरे का पूरा कॉलम मूव कैसे करता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर देती है वो जो थ्योरी है उसको बोलते हैं दैट इज अ कोहेजन टेंशन थ्योरी। अब कोहेजन टेंशन थ्योरी क्या है, लेट मी एक्सप्लेन दिस थ्योरी टू यू विद द हेल्प ऑफ दिस कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ। जस्ट इमेजिन हियर वी हैव गॉट जाइलम, ये जाइलम की वॉल है, हियर वी हैव गॉट one water molecule and here you have got another water molecule। अब देख सकते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल की जाइलम की वॉल के साथ एक अट्रैक्शन है, इसको बोलते हैं ये एडहेसिव फोर्स है। जबकि वाटर के मॉलिक्यूल की अब ये भी देख सकते हैं कि दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ भी अट्रैक्शन है, जिसको बोलते हैं दिस इज द कोहेसिव फोर्स। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स, तो वो होती है एडहेसिव फोर्स, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन सिमिलर पार्टिकल्स उसको बोलते हैं दैट इज द कोहेसिव फोर्स। तो ओवरऑल होता ये है, अब जस्ट इमेजिन करें कि यहाँ पे ये जाइलम का मे बी ये लोअर पार्ट है, ये इसका अपर पार्ट है, यहाँ पे एक और वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक और वाटर मॉलिक्यूल है।
जब जब लीफ की सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इवेपोरेट होगा, क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उसको जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो इवेपोरेट होंगे लीफ की सरफेस से, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो वेन्स ऑफ लीव्स में मूव करेंगे। जब ये मूव करेंगे, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इन वाटर मॉलिक्यूल के साथ की तरफ कहेंगे पुल होगा, और अट्रैक्शन की वजह से ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इस वाटर मॉलिक्यूल को अपवर्ड्स पुल करेगा। इस तरीके से पूरे का पूरा कॉलम अपवर्ड्स पुल हो जाता है। हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.डीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आप। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखेंगे ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा, मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहां से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे, वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, उसकी जो डिटेल है, वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं, जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन इसको जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।
उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम, आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं, जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज राइट। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर एक तस्बीह है उसमें लाइक दाने इस तरीके से परोए गए हैं कि दाने सारे के सारे उनके आपस में से वो लाइक वो मैग्नेटिक हैं, वो आपस में मैग्नेट की तरह जुड़ते हैं। तो जब हम एक को पुल करेंगे तो सारे के सारे उसके पीछे पीछे जो वो खींच जाएंगे। तो सेम आइडिया यहाँ पे भी है कि मैग्नेट की तरह सारे के सारे जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्स है। जब टॉप से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो पीछे पीछे पूरे का पूरा कॉलम जो है वो मूव करेगा। तो ये है कोहेजन टेंशन थ्योरी। ये कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ है जो कि कोहेजन टेंशन थ्योरी को और ट्रांसलेशन पुल को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है। लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस फोटोग्राफ। हियर वी हैव गॉट द रूट्स, हियर वी हैव गॉट द स्टेम, हियर वी हैव गॉट द लीव्स। अब देखें कि लीव की सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं और ये जो इवेपोरेटिव लॉस है वाटर का, इसको हम बोलते हैं दिस इज ट्रांसपिरेशन। अब जब वाटर मॉलिक्यूल्स, ये जो ब्लू कलर के डॉट्स हैं, दे आर डिपिक्टिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स। अब जब वाटर मॉलिक्यूल्स एनवायरनमेंट में जाएंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स को लाइक अल्टीमेटली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब ये एनवायरनमेंट में जाएंगे नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा। जब नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स ओवरऑल जाइलम से वेन्स ऑफ लीव्स में मूव करेंगे। और चूंकि सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम सारे के सारे आपस में लाइक इनकी आपस में अट्रैक्शन है, तो जैसे ही टॉप से फ्यू मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे बॉटम वाला सारे का सारा जो कॉलम में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे अपवर्ड्स मूव करेंगे। राइट, तो ये है बेसिकली ट्रांसपिरेशन पुल। सो अभी तक हमने दो चीज़ें डिस्कस की, एक रूट से मिनरल को अब्जॉर्ब किया जाता है इनटू द जाइलम, राइट। और जाइलम में हायर सॉल्ट्स और लेसर वाटर की वजह से कह लें कि एक ओवरऑल फोर्स क्रिएट होती है जिसकी वजह से वाटर जब मूव करता है इनटू द जाइलम, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होता है और वो पॉजिटिव प्रेशर जिसको हम रूट प्रेशर बोलते हैं वो वाटर को अपवर्ड्स पुश करता है। और इसके मुकाबले में हमने पढ़ा कि टॉप से वाटर की इवेपोरेशन होती है जिसकी वजह से, या जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से पूरे का पूरा वाटर कॉलम जो है वो पुल किया जा रहा है टॉप से। तो मैंने स्टार्ट में क्वेश्चन पूछा था कि आपके ख्याल में वाटर जो है इसको पुश किया जाता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप या पुल किया जाता है? एंड आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर डन। कि रूट प्रेशर बेसिकली वाटर को बॉटम टू टॉप पुश करता है और ट्रांसपिरेशन पुल जो है नाम से ही जाहिर है, टॉप से वाटर को बेसिकली पुल करना है। तो इस तरह से इन दोनों फोर्सेस की वजह से वाटर जो है वो मूव करता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सो ऑफ कोर्स बोथ ऑफ दीज प्रोसेसेस दे आर इन्वॉल्वड इन द एसेंट ऑफ सैप। अब यहाँ पे थर्ड माइनर मैकेनिज्म भी है जिससे वाटर जो है इसकी
कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट हो सकती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप लाइक, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट फोर्स है एसेंट ऑफ सैप में इन्वॉल्व हो सकती है। तो दिस इज बेसिकली अपटेक ऑफ वाटर बाय सेल वॉल कंपोनेंट्स, ठीक है, उसमें जैसे सेलुलोज है, पेक्टिन, लिग्निन वगैरह हैं, सेल वॉल के वो कंपोनेंट्स हैं जो कि खुद डिसॉल्व तो नहीं होते लेकिन वाटर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ये इम्बिबेशन है। तो ये होती भी रिवर्सिबल है, जैसे आप देखेंगे इस फोटोग्राफ के अंदर, यहाँ पे ये हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर की बॉटम में हमने कुछ ड्राई सीड्स डाले हैं और ऊपर पानी डाल दिया, तो ये जो ड्राई सीड्स हैं सारे के सारे स्वेल अप हो गए। तो ये कैसे हुए मैकेनिस्टिकली स्वेल अप? इनके ऑफ कोर्स सीड्स हैं, सेल से बने हैं, तो जो सेल्स हैं उनके इर्द गिर्द सेल वॉल्स हैं और सेल वॉल्स के अंदर कंपोनेंट्स हैं सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन वगैरह। तो उन्होंने क्या करना है, वाटर को अब्जॉर्ब कर लेना है और अब्जॉर्ब करके ऑफ कोर्स उन्होंने स्वेल अप हो जाना। सो हियर वी गॉट द स्वोलन सीड्स, यू कैन सी, जैसे आप देख सकते हैं कि इवन यही काम होता है एग्जैक्टली जब हम ओवरऑल एक बीज को सॉइल में सो करते हैं तो वो वाटर को अब्जॉर्ब करके पहले वो स्वेल अप हो जाता है, उसके बाद फिर अल्टीमेटली उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट होती है, राइट। सो बहरहाल इम्बिबिशन जो है बेसिकली जो अब्जॉर्प्शन या अपटेक ऑफ वाटर है बाय द सेल वॉल कंपोनेंट्स, ये भी एसेंट ऑफ सैप में इसकी किसी हद तक इन्वॉल्वमेंट जो है वो हो सकती है। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक फिनोमेना है छोटा सा जिसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग क्या है? दिस इज बेसिकली फ्लो ऑफ सैप फ्रॉम द कट एंड्स और सर्फेसिस ऑफ द लीव्स एटसेट्रा, राइट। तो ये जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में भी देख सकते हैं कि ये सैप का फ्लो है ओवरऑल कट एंड से लीफ की सर्फेसिस से, राइट। तो मोस्टली इट्स सीन इन द लैंड प्लांट्स इन स्प्रिंग सीजन। तो ये जो फिनोमेना है ब्लीडिंग का, ये हम लैंड प्लांट्स में खास तौर पे, और वो भी स्प्रिंग सीजन में जब एनवायरनमेंट के अंदर नमी बहुत ज़्यादा होती है उस वक्त हम इसको ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? एक तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड सेकेंडली रूट प्रेशर, ये इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं ब्लीडिंग में। तो एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ब्लीडिंग इज ड्यू टू विच फिनोमेना, तो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एज वेल एज द रूट प्रेशर। मतलब किस सीजन में ब्लीडिंग प्लांट्स में होती है? खास तौर पर होती है स्प्रिंग सीजन में। Alright, so this was about the ascent of sap, and now we are going to talk about the transpiration. अब ट्रांसपिरेशन के बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, लेंटिकल्स आर प्रेजेंट इन, ए ऑप्शन इज रूट्स, बी ऑप्शन इज लीव्स, सी ऑप्शन इज बार्क एंड डी ऑप्शन इज स्टेम। तो बेसिकली जो लेंटिकल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द बार्क। ये कुछ ओपनिंग्स होती हैं लाइक स्टोमेटा लाइक ओपनिंग्स होती हैं, तो स्टोमेटा तो नहीं कह सकते लेकिन ये बार्क में प्रेजेंट होती हैं एसेंशियली, राइट। सो लेंटिकल्स बेसिकली दे आर ओपनिंग्स प्रेजेंट इन द बार्क जहाँ से ऑफ कोर्स ट्रांसपिरेशन हो सकती है। तो अब हम डिस्कस करने लगे हैं ट्रांसपिरेशन को। ट्रांसपिरेशन बेसिकली क्या है? ये प्लांट सरफेस से एनवायरनमेंट की तरफ वाटर का इवेपोरेट होना, लाइक जब प्लांट की सरफेस से इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर जो है इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज द ट्रांसपिरेशन। सीन है इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब ये होती कैसे ट्रांसपिरेशन? इट टेक्स प्लेस थ्रू नंबर 1 द थिन क्यूटिकल, जिसको हम बोलेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, विच इज 5 to 7% ऑफ द टोटल ट्रांसपिरेशन। सेकेंडली ट्रांसपिरेशन होती है थ्रू लेंटिकल्स विच आर स्पेशल ओपनिंग्स इन द bark of the tree, right? और इनके थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होगी उसको बोलेंगे द लेंट्रिकुलर ट्रांसपिरेशन which is 1 to 2% of the total ट्रांसपिरेशन। और थर्ड नंबर पे जो ट्रांसपिरेशन होती है या जो इवेपोरेटिव लॉस होता है वाटर का, वो होते हैं वाया स्टोमेटा, राइट। और इस ट्रांसपिरेशन को हम बोलेंगे दिस इज द स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, और यही बेसिकली मेजर ट्रांसपिरेशन का वे है। 90% ऑफ द टोटल ट्रांसपिरेशन दैट टेक्स प्लेस वाया द स्टोमेटा। अब एग्जाम कई दफ़ा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा फैक्टर है जो कि ट्रांसपिरेशन को इंक्रीज करता है या नहीं करता। लाइक एग्जाम आपको डिफरेंट फैक्टर्स की एक लिस्ट दे सकता है और आपसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज और डज नॉट इंक्रीज द ट्रांसपिरेशन, राइट, या ऑल of the following factors increase the rate of transpiration except and so on। इस तरह से एग्जाम आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसपिरेशन पे असरअंदाज होने वाले सारे फैक्टर्स का आपको पता होना चाहिए। उन सबको यहाँ पे मैंने सम अप किया है। नंबर 1, लाइट जितनी ज्यादा होगी, देखिए सम मैंने इस तरीके से किया कि ये सारे मैंने वो फैक्टर्स लिस्ट किए हैं जो कि ट्रांसपिरेशन को इंक्रीज करेंगे, राइट। इंक्रीज के लिए ये फैक्टर्स हैं, ऑफ कोर्स डिक्रीज के लिए ऑपोजिट हो जाएंगे सारे के सारे।
तो नंबर 1 लाइट। लाइट जो है ये ट्रांसलेशन को इंक्रीज, जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतनी ट्रांसलेशन इंक्रीज होगी। जैसे डे टाइम पे ट्रांसलेशन ऑफ कोर्स ज़्यादा होती है। ऑलराइट, और उसके अलावा लाइट का बड़ा गहरा इन्फ्लुएंस होता है। ऑफ कोर्स डायरेक्ट जो लाइट है वो थोड़ा सा टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रही होती है, और लाइट जो ऑफ कोर्स स्टोमेटा की ओपनिंग के अंदर भी इन्वॉल्व होती है। तो समहाउ प्रेजेंस ऑफ लाइट इंक्रीजेस द ट्रांसलेशन। सेकेंडली, इंक्रीज टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एज अ कंपनसेशन कूलिंग कॉज की जाती है। राइट, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, लाइक नून के टाइम पे ट्रांसलेशन मैक्सिमम होगी, सुबह के टाइम पे बहुत कम होगी, इवन इवनिंग टाइम पे बहुत कम होगी, लेकिन नून के टाइम पे बिल्कुल मैक्सिमम ट्रांसलेशन होगी। राइट, नाइट टाइम पे तो रिलेटिवली और भी कम हो जाएगी। तो इसकी वजह क्या है कि जो टेम्परेचर है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो अल्टीमेटली एज अ कंपनसेशन कूलिंग कॉज की जाती है। सो अगर ओवरऑल 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए, राइट, 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए, मे बी अगर टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए, तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो डबल हो जाएगा। ये एक फिगर है जो आपने याद रखना है कि फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, ट्रांसलेशन रेट इट डबल्स। यहाँ पे एक मेजर एक्सेप्शन टू द रूल है कि स्टोमेटा दे क्लोज एट वेरी हाई टेम्परेचर। हमने ऑलरेडी स्टडी किया कि मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन जो है ये हो रही होती है वाया द स्टोमेटा, दैट इज 90% ऑफ द टोटल ट्रांसपिरेशन। तो ठीक है, 20 to 30, 30 to 40 में भी इस तरह 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ट्रांसपिरेशन रेट डबल होगा, ताकि कंपनसेटरी कूलिंग कॉज की जा सके और प्लांट जो है उसको बिल्डिंग से बचाया जा सके। लेकिन अगर टेम्परेचर ट्रमेंडसली हाई हो गया है, मे बी इट्स मोर देन 50 नाउ, अब अगर बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगी, तो इससे प्लांट की डेथ जो वाटर की शॉर्टेज की वजह से हो सकती है। नाउ कंजर्विंग वाटर इज द मेजर प्रायोरिटी, राइट। तो अब इसीलिए वेरी हाई टेम्परेचर में क्या होता है, स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं। स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे और इससे उल्टा ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगी। तो हाई टेम्परेचर पे ट्रांसपिरेशन बढ़ती है, लेकिन ट्रमेंडसली हाई टेम्परेचर पे ट्रांसपिरेशन उल्टा कम हो जाएगी। दिस इज एक्सेप्शन टू द रूल एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। देन डिक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तब भी जो ट्रांसपिरेशन है ये कम हो जाती है। उसके बाद फिर ह्यूमिडिटी और वेपर प्रेशर। अगर एनवायरनमेंट की ह्यूमिडिटी कम है, वेपर प्रेशर कम है, तो इससे भी ट्रांसपिरेशन जो वो ज़्यादा हो जाएगी। तो डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड अगर है, डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड से भी ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी, राइट। और डिक्रीज ह्यूमिडिटी और वेपर प्रेशर से भी ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी। तो उसके बाद फिर अगर हवा तेज़ चलती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर हवा तेज़ चल रही हो तो जो क्लॉथ्स हैं जिनको हम धो के बाहर फैलाते हैं वो जल्दी खुश्क हो जाते हैं। सिमिलरली जो, क्योंकि वहाँ से वाटर इवेपोरेशन ज़्यादा इजीली हो जाती है विंड की वजह से, सिमिलरली प्लांट की सरफेस से भी विंड की वजह से ज़्यादा इजीली वाटर इवेपोरेट होता है। सो इंक्रीज्ड विंड इट एक्चुअली इंक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। और इसी तरीके से अगर एक प्लांट को वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ा दी जाए, ऑफ कोर्स फियर टू लूज वाटर, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम नाउ, राइट। सो इससे भी जो प्लांट है कई दफ़ा जो ट्रांसपिरेशन है उसको इंक्रीज कर देता है। सो इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बेसिकली इट ऑल्सो इंक्रीजेज द ट्रांसपिरेशन। और वंस अगेन याद रखिएगा कि डिक्रीज कि ओवरऑल यही सारे के सारे फैक्टर एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएंगे सो एज टू डिक्रीज द ट्रांसपिरेशन। एग्जाम क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज और डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड सो ऑन। तो ये यहाँ से मोस्ट कॉमन क्वेश्चन फॉर्मेट होगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम असेसरी एक टॉपिक है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, हम उसको डिस्कस करते हैं। इसके लिए बेसिकली टू मेजर हाइपोथेसिस हैं जो कि प्रपोज्ड हैं। एक है पोटेशियम आयन हाइपोथेसिस कि पोटेशियम आयन के जरिए किस तरह से जो स्टोमेटा है जो कि ओपनिंग्स हैं जिनके जरिए मेनली ट्रांसपिरेशन हो रही होती है, उनकी ओपनिंग क्लोजिंग कैसे होती है स्टोमेटा की। इसमें देखिए याद रखिएगा कि स्टोमेटा जो है उसके अंदर हमारे पास गार्ड सेल्स होते हैं और उसके अंदर हमारे पास जो है वो ये लाइक दिस इज द गार्ड सेल और ये हमारे पास पोर है जिसके अंदर से गैसेस और वाटर वेपर वगैरह गुजर सकते हैं। तो ये जो गार्ड सेल है जब ये स्वोलन होगा तो स्टोमेटल पोर ओपन होता है
और ये जो गार्ड सेल है जब ये फ्लैसिड होगा तब जो स्टोमेटा है ये क्लोज होगा। तो ये तो एक चीज़ हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि गार्ड सेल्स को टर्जिड बनाती हैं या स्वेल कराती हैं, सिंपली टर्जिड का वर्ड हम यूज़ कर लेते हैं, टर्जिड बनाती हैं, राइट, जो कि स्टोमेटल ओपनिंग कॉज करेंगी। और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसकी फ्लैसिडिटी कॉज करती हैं और उससे स्टोमेटल क्लोजिंग उन्होंने कॉज करती हैं। तो इसमें एक तो पोटेशियम आयन हाइपोथेसिस है जो सीन है, जैसे ड्यूरिंग डे लाइट क्या होता है, पोटेशियम आयंस जो हैं ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन द गॉड सेल्स। जो गॉड सेल्स हैं बेसिकली पोटेशियम आयंस को डे टाइम में एक्यूमुलेट कर लेते हैं। उससे क्या होता है, गॉड सेल्स के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इंक्रीज सॉल्ट कंसंट्रेशन, इसकी वजह से वाटर पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है। और आपको पता है कि वाटर ने हमेशा किसको फॉलो करना है, सॉल्ट्स को फॉलो करना है। तो जब पोटेशियम ज्यादा अंदर एक्यूमुलेट हो गया, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, इससे एंड ऑस्मोसिस ऑफ वाटर होगी, सो वाटर वुड मूव इनटू द डायरेक्शन ऑफ सॉल्ट्स जो कि एक्यूमुलेटेड है गार्ड सेल्स के अंदर। उससे क्या होगा, गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्टोमेटा ने ओपन हो जाना है। एग्जैक्टली ऑपोजिट हैपन एट द नाइट, जैसे ड्यूरिंग नाइट और डार्क क्या होगा, गार्ड सेल्स लूज देयर पोटेशियम, जिसकी वजह से सोल्यूट कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा और वाटर उल्टा अब गार्ड सेल से आउटवर्ड्स मूव करेगा, जिसकी वजह से जो टर्जिडिटी है गार्ड सेल्स की वो डिक्रीज होगी और स्टोमेटा ने हो जाना है क्लोज। अब एक और मैकेनिज्म भी है, एक और हाइपोथेसिस भी है प्रपोज्ड रिगार्डिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, दैट इज द स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। इसमें देखेंगे लाइट में क्या होता है, कोर्स ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट इज कैरिंग आउट द फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है, तो जिसकी वजह से डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होगी। उसकी वजह से क्या होगा, जो पीएच है वो इंक्रीज होगी, राइट। जब पीएच इंक्रीज होगी तो जो स्टार्च है इसने कन्वर्ट होना है इनटू शुगर, बिकॉज इंक्रीज्ड पीएच इट प्रमोट्स द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। ठीक है, अब जो स्टार्च है ये वाटर में इनसॉल्युबल होती है, जबकि जो सिंपल शुगर है लाइक मे बी ग्लूकोज ये वाटर में सॉल्युबल है। कोई भी चीज उसके लिए ऑस्मोटिकली एक्टिव होने के लिए जरूरी है कि वाटर में सॉल्युबल है। सेल के अंदर अगर स्टार्च है इट कैन नॉट पुल वाटर इनटू द सेल, क्योंकि ये वाटर में इनसॉल्युबल। हाँ, अगर सेल के अंदर सॉल्ट्स हैं या सेल के अंदर ग्लूकोज है, एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि वाटर में डिसॉल्व हो सकती है, इट कैन पुल वाटर। तो अगर इंक्रीज पीएच होगी तो स्टार्च ऑफ कोर्स स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, स्टार्च की जब कन्वर्जन होगी इनटू द ग्लूकोज, उससे क्या होगा, सेल के अंदर ओवरऑल जो है वो लाइक ये अगर हम खास तौर पे बात कर रहे हों इसके गार्ड सेल्स की स्टोमेटा के, तो अगर उसमें ये काम हो रहा है कि वहाँ पे स्टार्च की कन्वर्जन हो रही है इनटू शुगर। सो वंस अगेन इसको हम रिवाइज करते हैं कि डे टाइम में जब फोटोसिंथेसिस होगी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, पीएच इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से स्टार्च ने ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाना है, एंड दिस इज हैपनिंग इन द गार्ड सेल्स ऑफ द स्टोमेटा। उसकी वजह से क्या होगा, गार्ड सेल्स के अंदर सेल की जो कंसंट्रेशन है या टोनिसिटी है वो इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से एंड ऑस्मोसिस ऑफ वाटर होगी, जिसकी वजह से टर्गो प्रेशर इंक्रीज करेगा और गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे, जिसके नतीजे में स्टोमेटा विल ओपन। ऑपोजिट हैपेंस इन द डार्क, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज है, जिसकी वजह से पीएच डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से शुगर की स्टार्च में कन्वर्जन को प्रमोट किया जा रहा है। ऑफ कोर्स स्टार्च इज इनसॉल्युबल, तो इससे क्या होगा, सेल सैप की कंसंट्रेशन या सेल के अंदर जो टोनिसिटी है वो रिड्यूस हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा, अब जो वाटर है वो वहां से बाहर की तरफ चला जाएगा, गार्ड सेल से बाहर मूव करेगा, जिसकी वजह से टर्गो प्रेशर डिक्रीज होगा और स्टोमेटा जो है ये क्लोज हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। सो इस फोटोग्राफ में, इस बेसिकली टेबल में मैंने कोशिश की है कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के दोनों हाइपोथेसिस हैं उनको मैं सम अप कर दूं। लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस टेबल यू सीन हियर। इसमें हमारे पास ये स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस है और पोटेशियम आयन हाइपोथेसिस है। अब दोनों हाइपोथेसिस में ओपनिंग क्लोजिंग कैसे कैसे हो रही है इसको हम सम अप कर लेते हैं। देखें, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस में इंक्रीज ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस की वजह से टर्जिडिटी कॉज करता है ऑफ द गार्ड सेल्स, जिसकी वजह से ओवरऑल हो जाती है ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा, जैसे कि इस केस में हुआ होगा कि ये गार्ड सेल्स टर्जिड है और स्टोमेटा ओपन है। और नाइट टाइम पे
जब ग्लूकोज डिक्रीज होगा उसकी कन्वर्जन होगी इनटू द स्टार्च, राइट। तो अब जो इससे क्या होगा, टोनिसिटी डिक्रीज होगी, जो गार्ड सेल्स हैं वो फ्लैसिड हो जाएंगे, जब फ्लैसिड हो जाएंगे इट वुड रिजल्ट इनटू द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, जैसे कि ये राइट हैंड साइड वाली डायग्राम में शो किया गया। और पोटेशियम आयन से हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली ओवरऑल क्या होता है, जब पोटेशियम इंक्रीज होता है उससे क्या होगा, जब एक्टिव पंपिंग होती है इनटू द गार्ड सेल्स डे टाइम में, तो इससे क्या होगा, उससे सॉल्ट कंसंट्रेशन इनसाइड द गार्ड सेल्स बढ़ती है, तो इट कॉज द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स, जिसकी वजह से स्टोमेटल ओपनिंग हो जाती है। और इसके बरक्स नाइट टाइम पे क्या होता है, पोटेशियम की लीकिंग होती है फ्रॉम गार्ड सेल्स टू द आउटर एनवायरनमेंट। डिक्रीज पोटेशियम की वजह से ओवरऑल सॉल्ट कंसंट्रेशन इनसाइड द गार्ड सेल्स, जैसे गार्ड सेल्स के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से वाटर जो है इट वुड मूव आउट ऑफ द गार्ड सेल्स, which would cause the flaccidity of the guard cells, and it would end up into the closing of the stomata. So simply अब ये कह सकते हैं कि increased glucose and increased potassium inside the guard cells causes opening of the stomata. इस तरह से decreased glucose and decreased potassium, जो decreased glucose और decreased potassium है, they cause the closing of the स्टोमेटा। सो एग्जाम यही जो बातें हैं डिफरेंट वेज में आपको ऑप्शंस के तौर पर प्रेजेंट कर सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा, राइट। मे बी मोर ग्लूकोज सिंथेसिस, मोर फोटोसिंथेसिस, और इंक्रीज पोटेशियम इनफ्लक्स, और डिक्रीज पोटेशियम इनफ्लक्स, और पोटेशियम इनफ्लक्स, और व्हाट्सएवर डिफरेंट वेज में इन ऑप्शंस को पेश करके एग्जाम आपको दे सकता है। तो बाय एंड लार्ज अगर ये बेसिक कोर अंडरस्टैंडिंग आपके पास है दोनों हाइपोथेसिस की, तो इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करना इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। दैट्स ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। Thank you very much for the patient listening. Hope to see you soon with another subsection.